बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन जो सीरीज़ हमारी चल रही है उसको कंटिन्यू करते हैं। और हाँ, आज के लेक्चर में हम फोर्थ रूल जो है उसको कंटिन्यू करते हैं, जो कि है स्टैट्यूट टू बी रीड एज होल। देखिए, कभी कभार हमें कोई वर्ड मिल जाए जिसकी एक से ज़्यादा मीनिंग है, तो फिर हम उसको रेफ़र करते हैं कॉन्टेक्स्ट में। कॉन्टेक्स्ट को रेफ़र करते हैं कि ये वर्ड कहाँ पे यूज़ हुआ है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, उस हिसाब से हम उसको इंटरप्रेट करते हैं, उस हिसाब से उसे की हम मीनिंग देते हैं। ऐसे ही कानून में अगर किसी प्रोविजन को इंटरप्रेट करना हो तो एक रूल या एक अप्रोच टू इंटरप्रिटेशन ये भी है कि उसके कॉन्टेक्स्ट को देखा जाए। अब उसके कॉन्टेक्स्ट क्या है, इस हवाले से उसको देखा जाए। अब कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब है? कॉन्टेक्स्ट का यहाँ पे इस सर्कमस्टेंसेस में मतलब ये है कि जिस कानून का वो क्लॉज है, जिस कानून का वो प्रोविजन है, उस कानून को पूरा पढ़ा जाए और इस हवाले से जो इस मैटर पे जो दूसरे कवानीन है उसको भी पढ़े जाए। अगर कानून बड़ा है जैसा कि पीपीसी या सीआरपीसी, सीपीसी, ये बड़े कानून हैं, तो इसमें एटलीस्ट जो रिलेटेड इससे प्रोविजंस हैं उनको पढ़ा जाए। इसकी एक आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। एक प्रोविजन है जिसमें लिखा हुआ है कि नोटिस शुड बी गिवन। अब इसका क्या मतलब होगा? नोटिस शुड बी गिवन, नोटिस में बी ओरल, में बी रिटन। लेकिन उसी कानून में एक दूसरा प्रोविजन है जो कि कहता है कि नोटिस, वो कहता है कि नोटिस शुड बी सर्व्ड और लेफ्ट विद हिम। इससे क्या हमें मतलब निकलता है? इससे मतलब ये निकलता है कि ये नोटिस जो होगा वो रिटन होगा। देखिए, हमने कॉन्टेक्स्ट को देखा, दूसरे प्रोविजन को रेफर किया, तो वो कहता है नोटिस शुड बी सर्व्ड और लेफ्ट विद हिम। इट मीन्स कि नोटिस शुड बी इन राइटिंग, तो ये ओरल में नोटिस नहीं हो सकता। लेकिन स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन इतनी ईजी भी नहीं है। कभी कभार ये होता है कि जो दो प्रोविजंस हैं वो आपस में बिल्कुल अपोजिट में होते हैं। अब रूल ऑफ हार्डनेस कंस्ट्रक्शन कहता है कि अगर दो प्रोविजन बिल्कुल अपोजिट में है तो ये अटेम्प्ट की जाए, ये ट्राई किया जाए उन प्रोविजंस को रिकंसाइल करने में। लेकिन अगर वो इतने ही अपोजिशन में है कि वो रिकंसाइल नहीं हो सकते, रिकंसिलेशन पॉसिबल नहीं है, तो इस तरीके से इंटरप्रिटेशन की जाए कि दोनों को इफेक्ट मिले। ये नहीं है कि एक को स्ट्राइक आउट डाउन कर दें, लेकिन दोनों को इफेक्ट दिया जाए। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। हाकिम अली केस में भी आपको पता हो, हाकिम अली केस में क्या हुआ था कि मिलिट्री कोर्ट्स जो बनी थी उन्होंने सज़ाएं दी, और जिनको सज़ाएं दी गई उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर आए बेनज़ीर भुट्टो, उसने एडवाइस दी प्रेसिडेंट को कि कम्यूटेशन ऑर्डर, पार्डन ऑर्डर वगैरह दे दे, और जिनको सज़ाएं मिली है उनको पार्डन, उनकी सज़ाएं कम्यूटेट की जाए। और प्रेसिडेंट ने अकॉर्डिंगली वो ऑर्डर्स निकाले। उसके बाद प्रेसिडेंट का वो जो ऑर्डर था, वो जो एक्शन था, वो चैलेंज हो गया। अब पिटिशनर का जो आर्ग्यूमेंट था वो ये था कि आइन का एक जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 45 है, एक है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कि अभी आर्टिकल है 2A। ठीक, अब ये दोनों अपोजिशन में कैसे हैं कि आइन का जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो कहता है कि सुप्रीम अथॉरिटी कौन है? अल्लाह ताला है, वही जो है कम्यूट कर सकते हैं, वही पार्डन कर सकते हैं। इस हवाले से अगर 45 आर्टिकल को देखा जाए, आर्टिकल 45 जो कि प्रेसिडेंट को पावर देती है, वो अन इस्लामिक हो जाता है, वो इससे बिल्कुल मुनाफी हो जाता है। ठीक, अपोजिशन में आ जाती है। तो कोर्ट ने क्या किया? अब मैंने आपको पहले ये बता दिया कि अगर अपोजिशन में कोई प्रोविजंस हैं तो कोर्ट ने क्या करना है, उनको रिकंसाइल करना है। अब ये अगर आप देखें तो ये रिकंसाइल नहीं हो सकते। एक में कह रहा है कि अल्लाह ताला ही सुप्रीम अथॉरिटी हैं और वही पार्डन वगैरह कर सकते हैं, दूसरे में कह रहा है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो पार्डन कम्यूटेशन ऑर्डर निकाले। तो ये दोनों रिकंसिलेशन पॉसिबल नहीं है। तो कोर्ट ने इस तरीके से इंटरप्रिटेशन की कि दोनों को इफेक्ट दिया जाए। किस तरीके से इंटरप्रिटेशन की? अब कोर्ट ने इस तरीके से इंटरप्रिटेशन की कि ये जो 45 में पावर है प्रेसिडेंट के पास, वो पावर दियत, किसास, हुदूद,
इस केसेस में नहीं है। ठीक है, इसके सिवा जो केसेस हैं उनमें प्रेसिडेंट के पास पावर है इन द पब्लिक इंटरेस्ट। इस तरीके से अगर इंटरप्रिटेशन की गई है तो अब दोनों प्रोविजंस को रिकनसाइल तो नहीं है हुए, लेकिन दोनों को इफेक्ट दिया गया। दोनों को कैसे इफेक्ट किया गया? यहाँ पे कह रहा है कि सुप्रीम अथॉरिटी अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला ने वो अथॉरिटी वली को दिया है, मतलब कि जो लीगल हीयर्स हैं वो माफ़ कर सकते हैं। इस जजमेंट के बाद अमेंडमेंट्स आई हैं और उसके बाद अगर आप अभी पीपीसी देखें, पीपीसी में जो पार्डन वाला सेक्शन है उसको आप देखें तो आपको समझ आ जाएगा। इस तरीके से इंटरप्रिटेशन की गई कि दोनों रिकनसाइल तो नहीं हो सकते थे, लेकिन दोनों को इफेक्ट दिया गया। तो दिस इज़ रूल ऑफ हार्डनेस कंस्ट्रक्शन। अब जहाँ पे रूल ऑफ हार्डनेस कंस्ट्रक्शन नहीं लगती, एप्लीकेबल नहीं है, वो पॉसिबल ही नहीं है, जैसा कि उसमें रिकनसाइल भी नहीं हो सकते और उस तरीके से इंटरप्रिटेशन भी नहीं की जा सकती, तो फिर क्या होना है? फिर ये है कि अगर दो प्रोविजंस हैं जो कि अपोजिशन में है तो एक को स्ट्राइक डाउन करना है, इफेक्ट एक को दिया जाएगा। किसको इफेक्ट दिया जाएगा? जो बाद में आता है। फॉर सपोज एक प्रोविजन है जो कि 1940 में आया है और दूसरा प्रोविजन जो कि अपोजिशन में है, वो प्रोविजन अमेंडमेंट के थ्रू दी गई है और वो अमेंडमेंट हुई है 2010 को। तो कौन सी प्रिवेल करेगी? ये प्रिवेल करेगी इस इंटेंट के साथ कि पार्लियामेंट की जो लेटेस्ट इंटेंट है वो ये है। अब रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन में हम सारा खेल है इंटेंट ऑफ पार्लियामेंट पे, लेकिन इंटेंट ऑफ पार्लियामेंट पे जजेस जो हैं उनकी मर्जी है किस तरह से उसको इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, लेकिन क्या अगर दोनों ही प्रोविजंस ओरिजिनल एक्ट में हों, फॉर सपोज 1940 का एक कोई एक्ट है, उसी में ही दोनों प्रोविजंस हैं और उसी में ही दोनों अपोजिशन में है, तो फिर क्या करना है? फिर ये देखना है कि दोनों में से कौन सा बाद में आता है। फॉर सपोज एक है सेक्शन नंबर 2, अच्छा 20 कर लेते हैं, एक है सेक्शन नंबर 20, दूसरा है सेक्शन नंबर 24। तो कौन सा प्रिवेल करेगा? 24 वाला प्रिवेल करेगा। और उसके अलावा अगर क्लॉजेस हैं, क्लॉज ए, क्लॉज सी, तो कौन सा प्रिवेल करेगा? क्लॉज सी प्रिवेल करेगा। तो इस तरह से इंटरप्रिटेशन की जाती है, लेकिन ये रूल्स जो हैं इनफैक्ट रूल्स नहीं है। जजेस पाबंद नहीं है कि यहाँ पे इंटरप्रिटेशन करनी हो, रूल ऑफ हार्डनेस कंस्ट्रक्शन पॉसिबल ना हो, इस तरह से इंटरप्रेट करें, ये जजेस के बाउंड नहीं है। जजेस की मर्जी है जिस तरह से भी इंटरप्रिटेशन कर दें, लेकिन जनरली जो अभी तक होता आ रहा है वो इसी तरीके से हुआ है कि अब ये जो अप्रोचेस बनी हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था मिस्ट्री रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, अभी हम देख रहे हैं स्टैट्यूट टू बी रीड एज होल। तो स्टैट्यूट टू बी रीड एज होल में जो हमने पढ़ा है वो यही है कि इस तरह से इंटरप्रिटेशन की जाए।